हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो लेकर हम आ गए हैं आपके सामने क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनको खोजने में काफ़ी टाइम लगा है। ये जो क्वेश्चंस है या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम जो है बिहार बोर्ड की, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है समानांतर पद्धति पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारिता की धारिता क्या होती है। देखिए, इसमें पूछा ये जा रहा है आपसे कि परावैद्युत जो हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तब जाके आपकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है। कैपेसिटेंस संधारिता की पर क्या होता है, धारिता जो होती है वो बढ़ती है, घटती है, क्या होती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य होती है। तो ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होती है, उसमें बढ़ती है। याद करिए, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी होता था हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब हम लगाते थे तो उसमें क्या करते थे, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होता था, के से मल्टीप्लाई करते थे उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 64 बूंदों बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बूंदों की धारिता क्या होगी। अब देखिए, यहाँ पर 64 जो समरूप हैं, समरूप मतलब आइडेंटिकल हमारे बूंदे हैं, आइडेंटिकल बूंदों को अगर आप मिलाकर, जिसमें कि प्रत्येक की धारिता जो है वो 5 माइक्रोफराड है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड है। अब इसको मिलाकर आप बड़ी बूंद जो बनेगी उसकी धारिता पूछी है, उसकी कैपेसिटेंस पूछी जा रही है। तो निकालने का जो तरीका है उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें करते ये थे कि दोनों का जो, मान लीजिए आपका जो छोटे छोटे बूंदे हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा, उसके वॉल्यूम को हम लोग जो बड़ी बूंदे होंगी उनके वॉल्यूम से हम लोग इक्वल करते थे। मतलब 64 बड़ी जो बूंदे हैं, मान लीजिए जो बड़ा है हमारा, जो 64 समरूप बूंदों को मिलाकर जो बड़ा बूंद बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो छोटे छोटे जो वॉल्यूम्स हैं उनसे मिलकर बना होगा। तो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। बड़े वाले को हम रिलेट करेंगे, यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है उससे हम रिलेट करेंगे तो हमारा बड़े वाले वॉल्यूम का निकलेगा छोटे वाले वॉल्यूम, जो कि आपका आएगा 4r के अकॉर्डिंग। छोटे वाले बूंदों का अगर रेडियस r मानेगा, स्मॉल r, तो आपको बड़े वाले का जो रेडियस है वो आएगा 4r। और इसमें के बाद जब हमारा 4r निकल जाता है तो चूंकि हम जानते हैं कि जब अगर हमारा जो धारिता है, अगर धारिता जो है वो हमारी जो है वो किसके, रेडियस के समानांतर हो जाती है। मतलब अगर रेडियस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा धारिता भी बढ़ते जाता है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये 5 माइक्रोफराड है और 4 गुना रेडियस बढ़ सकता है तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या होगा, वो भी 4 गुना से बढ़ जाएगा। मतलब 5 माइक्रोफराड से टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 माइक्रोफराड। यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चित्र में जो परिपथ है ए और बी के बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालिए। अब ध्यान से देखिए, जो चित्र आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो आपको मिलेगा ये कि 190 वोल्ट का आपका टोटल एक बैटरी है जो कि मतलब टोटल 4 कैपेसिटेंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें नीचे के जो कैपेसिटेंस है वो दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, सीरीज का इक्विवेलेंट निकालने का 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये होता था सीरीज निकालने का। अब यहाँ पर हम सीरीज निकालेंगे पहले, उसके बाद ये जो सीरीज है वो इसके साथ क्या है, ये इसके साथ हमारा पैरेलल में है। अगर ऊपर वाले के साथ पैरेलल में है मतलब फिर पैरेलल का कॉन्सेप्ट याद करिए, क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यहां से निकालेंगे और उसके बाद टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी के बीच में, याद रखिएगा सीरीज में जो आवेश होता है वो आवेश एक जैसा होता है, एक ही आवेश ट्रैवल करता है पूरा उसमें, और पैरेलल में जो होता है उसमें विभवांतर सेम होता है। तो जब इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपको 10 वोल्ट। ए और बी के बीच में, याद रखिएगा ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है, इसके बीच हो जाएगा टोटल 150 का वोल्ट का और इसके बीच हो जाएगा टोटल 40 वोल्ट, जिसमें कि 30 वोल्ट ऊपर में चला गया तो नीचे बचे हुए इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो टोटल 40 वोल्ट का जो करंट है कैपेसिटेंस वो जा रहा होगा। तो हमारा डी की आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, चित्र में दिए गए परिपथ 4 ओम धारिता के साथ जो स्थायी स्थिति है उसमें आवेश क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या है, ये दोनों हमारा पैरेलल में है, पैरेलल से निकालिएगा, ये भी 4 माइक्रोफराड हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 20 माइक्रोफराड। यानी टोटल कितना आवेश इससे जा रहा है, तो इससे 20 माइक्रोकूलम में 20 माइक्रोकूलम जो है इस 4 ओम के जो 4 माइक्रोफराड है उससे कितने आवेश जा रही है, तो 20 माइक्रोकूलम जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछता है ये है कि एक वियुक्त आइसोलेटेड गोले की धारिता 9n गुनी बढ़ा दी जाती है जब इसे एक भूधृत संकेतीय गोले से घेर दिया जाता है, उन गोलों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इसमें त्रिज्या का अनुपात पूछा है, जो कि ऊपर n हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा n-1, यानी ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस को खोजने में हम लोग को काफ़ी टाइम लगा और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप हमारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग ने डील किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया। तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे देंगे इसके सॉल्यूशंस को, आप उनके थ्रू आप उन
फॉर्मूलाज को समझकर वापस से पूरे चैप्टर को पढ़कर आप एग्जाम में जा सकते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक आइसोलेटेड चालक के निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो हम जानते हैं क्या अचर होता है, उसमें से जो धारिता होती है वो फिक्स हो जाती है, वो अचर होता है हमारे। धारिता क्या होता है, दिया गया आवेश बराबर टोटल विभवांतर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत तीव्रता क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, दैट इज वोल्ट पर मीटर, बी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। तो वो भी हमारा सेम वही है, क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दशा में हो तो समविभीय तल का समविभीय तल का तल होगा, क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए समविभीय तल क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस में है तो वो हो जाएगा हमारा एक्स वाई तल हो जाएगा। कौन हो जाएगा हमारा, एक्स वाई तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे फिर, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए गए तो दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों गोले का आवेश संरक्षित रहेगा। अब देखिए दो गोलों को जब आप जोड़िएगा तो क्या संरक्षित रहेगा, तो हम जानते हैं इसमें क्या संरक्षित रहेगा हमारा, तो टोटल आवेश जो होता है दोनों गोले का वो संरक्षित रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 है और उसके द्विध्रुवीय लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो क्या होगा हमारा, टोटल E2 और E1 में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए द्विध्रुव है, मतलब क्या डाइपोल है, और E1 और E2 के बीच में टोटल r जो है लंबवृत्तीय वो 2r हो जाए। तो टोटल E1 और E2 में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इसका E2 इज इक्वल टू माइनस E1/16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव के घुमाने में दिए गया कार्य क्या होता है। तो टोटल वर्क पूछा है इसमें, डाइपोल मोमेंट में वर्क कितना निकलता है हमारा, तो वो कितना निकलता है P1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है वो आप फॉर्मूला को अगर ध्यान से समझ के जाते हैं तो भी आप इनके सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक आवेशित चालक की सतह पे यहाँ पूछा है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी चालक के सतह पे, सतह के किसी बिंदु पर। तो क्या होती है, सतह के किसी बिंदु पर वो लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो सतह की विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स निकालने का क्या तरीका होता था, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका याद रखिए, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ES कॉस थीटा। वहां पर E है तो E को फिर निकालने का, आवेश चूंकि दिया है तो E से हम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो फॉर्मूला निकल के, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा आपका 36 पाई 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, हम जानते हैं हमारा ये फॉर्मूला ही होता है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमें, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र y अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा। इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उस पे उसका तल क्या होना चाहिए, अगर उसकी विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो दिशा है वो y अक्ष में है तो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर, y अक्ष के परपेंडिकुलर जब आप जाइएगा तो क्या दिखेगा, y अक्ष को छोड़ के बाकी जो बचा है वो होगा। कौन होगा इसमें 16 का आंसर, तो इसमें क्या हो जाएगा, y एक्सिस को छोड़ के यानी बचा हुआ होगा तो वो होगा हमारा XZ तल। y एक्सिस को छोड़ दिएगा तो बचेगा कौन, XZ होगा। मान लीजिए ये XYZ है हमारा, तो ये y होता है, इसको x मानिए, ये z है, तो ये XZ कौन होगा, ये वाला तल होगा। तो y के इसके परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके बाकी बचा हुआ ये होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा फिर, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर एक और है, यहाँ पर दिया हुआ है, कौन है उसकी इंटेंसिटी का, दैट इज न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा ये फॉर्मूला भी, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg और Fe हो तो Fg/Fe क्या होगा। देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो कि उसके मास से होता है, तो पावर कितना होता है 10⁻⁻31, नीचे पावर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक का, दैट इज 10⁻11 का हो जाएगा। टोटल निकालिएगा तो आएगा 10⁻42 का, तो कितने के टर्म में अनुपात निकालिएगा फाइनली तो कितना आ जाएगा 10⁻42 आ जाएगा।
नेक्स्ट है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होती है, क्या होती है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होती है, संरक्षी होती है, असंरक्षी होती है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, तो हम जानते हैं स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हर जगह संरक्षी होती है, तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सरल रेखा में बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदुओं पर प्लस क्यू क्यू और क्यू आवेश रखे जाते हैं, तो प्लस क्यू पर कुल परिणाम अगर शून्य हो तो क्यू का मान क्या होगा, आपको क्यू का मान पूछा जा रहा है, अगर टोटल शून्य हो जाएगा तो क्यू का मान आपका क्या हो जाएगा, जोड़ने पे टोटल जीरो हो जाना चाहिए, दोनों तरफ से आने वाला आवेश टोटल क्या हो जाएगा प्लस क्यू, थ्री क्यू का हो जाएगा, तभी जाकर टोटल बीच में आवेश जीरो होगा। बीच में एक यहाँ पर थ्री क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है कैपिटल क्यू, इस क्यू का वैल्यू पूछा रहा है, एक तरफ प्लस में इस तरफ रहेगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर टोटल जीरो होना चाहिए, कब होगा जब इसका भी वैल्यू सेम हो जाए, यानी प्लस थ्री क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकालने गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6.25 10 टू द पावर 18, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मुक्त आवेश फ्री स्पेस में परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी कितनी होती है, तो परमिटिविटी की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10 पावर माइनस 12 फोर्स पर मीटर, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या है हमारा, तो ऐसा यूनिट भी याद रखिएगा, ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, तो ऐसा यूनिट होता है हमारा टोटल कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो क्वेश्चंस है आपके पूछे जा रहे हैं या तो यूनिट है या फार्मूला से रिलेटेड है, आपको इसको आप अगर छोटे से भी आप थोड़ा सा जान जाएंगे तो उनसे भी आप इन चीज़ों को आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को एक बार देख सकते हैं, उनमें बहुत सारे आपको डिटेल में समझाया गया हर चीज़ के बारे में, तो उस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है किसी परावैद्युत या परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर हो तो उसमें निम्नगन दो बिंदुए आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच में क्रियाशील बल का मान क्या होगा। एप्सिलॉन आर परमिटिविटी यहाँ पर दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब टोटल फोर्स अगर F है तो टोटल उसके बाद अगर परमिटिविटी डालते हैं तो उसमें टोटल कितना होगा, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दी, यानी एप्सिलॉन आर F, आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश होने देने पर वह विस्तृत होती है। देखिए यहाँ पर पहले ही बोल दिया क्या है, अचालक पदार्थ है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, सतह पर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं वे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको रट के भी जाइएगा तो भी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच के बल F लगता है, यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो बीच की दूरी का आधी कर दी जाए तो वैद्युत स्थितिंग बल क्या होगा। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, F का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें बोला क्या है, Q1 को आधा कर दीजिए, Q2 मतलब Q1 को डबल और Q2 को भी डबल कर दीजिए, मतलब 2 × 2 तो पहले ही हो गया ऊपर में, और R को बोला आधा करने के लिए, नीचे में आधा करने का मतलब ऊपर ही जाएगा, आधा करने का मतलब 2 स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, मतलब ऊपर 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हम लोग का 2 × 2 × 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा 16, यानी टोटल फॉर्मूला जो जाएगा 16F से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आसान है, क्वेश्चंस को आप समझिए, उसको समझिएगा तो आप उसको जल्दी से जल्दी आंसर को दे पाइएगा। कूलम्ब बल इसमें पूछा जा रहा है क्या है, तो कूलम्ब बल क्या है, एक केंद्रीय बल है और एक विद्युत बल भी है, तो केंद्रीय बल है और विद्युत बल दोनों है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 4 संधारित्र उपलब्ध हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराड है, एक 8 माइक्रोफराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए, देखिए 2 है, 2 का है और टोटल कितने हैं, टोटल 4 हैं, तो टोटल 4 हैं और 2 के अकॉर्डिंग है, तो टोटल हम कितना कर देंगे, सिंपल सी बात है, यानी जोड़ते जाएंगे 2 + 2 + 2। ऐसा कैसे करते हैं कैपेसिटर में, जब हम 2 + 2 डायरेक्ट कैसे जोड़ते थे, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका याद रखिए, कब होता है ऐसा, जब वो समानांतर में होता है, याद रखिएगा समानांतर में हम डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3 + C4, डायरेक्ट जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वंडर डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करती है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वंडर 1D ग्राफ जनरेटर, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लॉन्ग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है और आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जिसके इस बार के एग्जाम में आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है।
तो इसमें जो वंडर 1D ग्राफ जनरेटर जो है वो करता क्या क्या उत्पन्न करता है, तो हम जानते हैं वो काफ़ी हाई ज़्यादा मात्रा में विभवांतर उत्पन्न करता है, यानी कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल में जो वीडियोस हैं उनको भी आप उसमें से देख सकते हैं। उसमें हमने इसको बताया हुआ है, अच्छी तरह से डील भी किया हुआ है कि हाँ किस तरीके से इस काम करता है 1D ग्राफ जनरेटर। तो इसके लिए आप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, संधारितों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, क्या रहती है यहाँ पर समान, तो याद रखिएगा समान हमारी क्या रहती है, विभवांतर रहती है। समानांतर की बात करिए, समानांतर में हमेशा क्या रहता है, तो समानांतर में हमेशा विभवांतर जो होता है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है हमारे, ये जो प्रश्न है काफ़ी खोजबीन करके आपको निकाले गए हैं, और इसी तरीके के प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इनमें से कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम से पूछे गए हुए हैं, और इसको हम लोग बहुत तरीके से खोज के आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जिनको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखकर अपने बोर्ड के एग्जाम्स में नंबर को प्राप्त कर सके। जानते हैं आपके इस बार 35 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस पर 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव 70 में से आपको 35 ही चूज करना है, 35 चूज करना है, जिसमें कि कोई भी 35, जब आप पहला जो 35 बनाइएगा वही आपका चेक होगा। 35 से ज़्यादा बनाइएगा तो नुकसान है, आप ही का नुकसान है, टाइम भी खत्म हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन का आप जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो पहले आप आराम से 35 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। उसके लिए आपको हर चैप्टर से, इसमें जैसे इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन को खोज के लाए हैं, इसी तरीके से बाकी जो चैप्टर्स होंगे उनसे भी हम आपको क्वेश्चंस को खोज के दिया करेंगे। अगर आप इसके लिए हमारे कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि किस क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा जरूरत है, किस टॉपिक की आपकी ज़्यादा जरूरत है, इसके लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।